नमस्कार। आज का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं और यह इनके द्वारा फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा गया एक उच्च कोटि का संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में था, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, क्योंकि परंपरागत सन्यासी कर्म नहीं करते, लेकिन फादर बुल्के कर्मनिष्ठ थे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। लेखक का फादर से अंतरंग संबंध था, मतलब उनका बहुत गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में दिखाई देती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यह लेखक फादर के लिए कह रहे हैं कि उन्हें गैंग्रीन यानी जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब ये जहरबाद क्या होता है? तो जहरबाद एक बहुत ही कष्ट देने वाला जहरीला फोड़ा होता है और प्रायः पीठ पर होता है यह, और इस फोड़े से रोगी को असहनीय पीड़ा होती है तथा बहुत ही कष्टदायक मौत होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जिसकी रगों में, मतलब जिसकी नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उस व्यक्ति की मृत्यु इस तरह की बीमारी से क्यों हुई? किस ईश्वर से पूछें यह सवाल, क्योंकि ईश्वर की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कहने का अर्थ यह है कि जिस ईश्वर के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था, उसको ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की इस देहरी, मतलब जीवन के अंतिम समय, अंतिम पड़ाव पर क्यों मिली? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि मनुष्य की मृत्यु उसके कर्मों के आधार पर होती है, लेकिन जिसका सारा जीवन परोपकार, सेवा तथा प्रेम को समर्पित रहा हो और अपनों के लिए जिसके मन में हमेशा स्नेह भरा हुआ हो, उसकी मृत्यु इस तरह से क्यों हो? यह सोचकर लेखक बहुत दुखी होते हैं। अब लेखक को फादर की छवि याद आती है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थीं तथा बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर रहती थीं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। लेखक कह रहे हैं कि जब भी उन्होंने फादर को देखा, हमेशा प्रेम से भरा हुआ पाया। वह 35 साल से इसके साक्षी थे, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। लेखक फादर की मृत्यु से बहुत दुखी हैं, उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि मैं आज भी उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि लेखक उनको याद करते हैं तो कहते हैं कि आज भी उनसे गले लगकर मिलने का सुख अनुभव करता हूँ, महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार जब कोई उदास और करुणा से भरा हुआ शांत संगीत सुनता है तो मन को छू जाता है, प्रेम की वेदना प्रकट करता है, आंखें भर आती हैं। लेखक कहते हैं कि उसी तरह फादर को भी जब याद करते हैं, फादर की याद आती है, तो उनका अपनत्व, वात्सल्य और प्रेम और उनका सारा जीवन और सभी कार्य सामने आ जाते हैं और मन उदास हो जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। कहने का अर्थ यह है कि फादर को देखने से करुणा के जल में स्नान करने का अनुभव होता है और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। फादर कर्मठ व्यक्ति थे। लेखक कहते हैं कि उनसे बात करके कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी। फिर लेखक कहते हैं कि उन्हें परिमल के भी दिन याद आते हैं। परिमल क्या है? परिमल इलाहाबाद में स्थित एक साहित्यिक संस्था थी, जिसमें साहित्य प्रेमी इस संस्था के सदस्य थे और उसमें लेखक और फादर दोनों ही संस्था के भी सदस्य थे। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें फादर का परिमल की गोष्ठियों में भाग लेना आज भी याद आता है। परिमल के सभी सदस्य पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, जिसके मुखिया यानी जिसके बड़े फादर बुल्के थे।
लेखक कहते हैं कि फादर उन सभी सदस्यों के आपसी हंसी मजाक के समय निर्लिप्त यानी तटस्थ भाव से शामिल रहते थे। लेकिन जब भी कोई गोष्ठियाँ हुआ करती थीं, विचार विमर्श हुआ करता था, तो उस समय बुलाई गई सभाओं में वे साहित्यिक चर्चा करते समय गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करते थे तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक यानी खुलकर खरी निष्पक्ष राय और सुझाव देते थे। वे अपने परिचित लोगों के घरों में, उनके सुख दुख में, किसी भी उत्सव में, संस्कार में बड़े भाई की तरह से शामिल होते थे और पुरोहितों की तरह से ढेरों आशीर्वाद दिया करते थे। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें अपने पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार याद आता है। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? अन्नप्राशन संस्कार वह होता है जब बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो जब फादर ने पहली बार उनके बच्चे के मुंह में अन्न डाला था और उनकी नीली आंखों में तैरता हुआ वात्सल्य और स्नेह याद आता है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। जिस तरह से देवदार का वृक्ष जो होता है बहुत विशाल होता है, घना होता है, सबको शांति देता है, शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से फादर की उपस्थिति भी सबको शीतलता प्रदान करती थी, मन को असीम शांति देती थी। लेखक कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें फादर के बारे में। तो फादर को याद करते हुए कहते हैं, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखाई दे रही है और वह हमारे पास आकर रुकती है। फादर मुस्कुराते उतरते हैं और कहते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। मतलब किसी पुस्तक के बारे में, किसी पुस्तक को उन्होंने पढ़ लिया है और अब वे उसके बारे में बताना चाह रहे हैं उसके। लेकिन कह रहे हैं कि उसे बताने का आवेश देखा है उन्हें, पर क्रोध में कभी नहीं देखा। हमेशा ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। लबालब का अर्थ होता है पूरी तरह से यानी ऊपर तक भरा हुआ। आगे लेखक कहते हैं कि उन्हें देखकर यानी फादर को देखकर यह जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनका तो घर पूरा भरा पूरा था। घर में माँ थी, पिताजी थे, 2 भाई थे और एक बहन भी थी, सभी तो थे। एक बार लेखक फादर से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर कहते हैं, मेरा देश तो भारत है। लेखक ने कहा कि मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो फादर ने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। आगे लेखक पूछते हैं, घर में किसी की याद? फादर कहते हैं, माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर उन्हें माँ की यादों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र यानी अपने घनिष्ठ मित्र को दिखाते थे। उनके पिता व भाइयों से उनका अधिक लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं बेल्जियम में पादरी हो गया था, एक भाई वहीं काम करता था। उसका परिवार है, एक बहन थी जो थोड़ी सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने बहुत देर से शादी की थी। एक आध बार फादर को उसकी चिंता करते हुए देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फिर एक बार फादर ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ। तो लेखक ने उनसे पूछा कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? यह पूछने पर वे बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। आगे वे कहते हैं कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था, बचपन में कह दिया था कि यह लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला जो होता है, लेने वाला होता है, वह एक शर्त रख सकता है। तो उन्होंने कहा, शर्त उन्होंने यह रखी कि मैं भारत जाऊंगा। अब भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए।